हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का द डायमंड एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर का तीसरा लेक्चर। तो इसके हमने 2 लेक्चर पहले कर लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, सॉल्यूशन होता क्या है उसके बारे में देखा था। दूसरा जो लेक्चर था उसमें हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा था। तो कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हमने वहाँ पे पढ़ी थी। क्या पढ़ा था उनके अंदर? परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो जाए, या मोल फ्रैक्शन हमने वहाँ पे पढ़ा था, पीपीटी, पीपीएम, पीपीबी। तो इन सभी के बारे में हमने दूसरे लेक्चर में पढ़ा हुआ था। आज हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी चीज़ों को हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे इसमें मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, और उन पे बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। जिन क्वेश्चंस को करने में बच्चे अटक जाते हैं बीच में ही, तो उन क्वेश्चंस को हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मोलरिटी है या मोलरिटी है, कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वो ये दोनों ही होती हैं। उन्हीं को आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चों को ये आना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो मोलरिटी होता क्या है। मोलरिटी के बारे में अगर हम पढ़ें तो मोलरिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट के मोल डिसॉल्व हो रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं मोलरिटी। क्या बोलते हैं? मोलरिटी। जो मोलरिटी होती है उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा और 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं वही मोलरिटी होगी। देखो किस तरीके से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। कैपिटल एम से अगर हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मोलरिटी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ आप ध्यान से अगर देखो कि जो वॉल्यूम है वो किस में होना चाहिए, हमेशा लीटर में ही होना चाहिए। तो वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। अगर आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा है तो मिलीलीटर को आपको वॉल्यूम लीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया मोलरिटी का। क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसे सिंप्लीफाई करके आप सीधा सीधा इस तरीके से भी लिख सकते हो कि m बराबर n अपॉन वी। तो m किसके बराबर आ जाएगा? n अपॉन वी के बराबर आप इसे लिख सकते हो। ये मोल सॉल्यूट के हैं और ये क्या है भाई? वॉल्यूम सॉल्यूशन का है। ध्यान रखेंगे वॉल्यूम किस में होता है, ये हमेशा लीटर के अंदर आएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले की मदद से इसकी यूनिट निकालना चाहूं तो यूनिट भी हम बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। देखो यूनिट अगर मैं निकालूं इसकी, देखो यूनिट क्या आनी चाहिए भाई? यूनिट आ जाएगी, मोल्स की तो मोल ही होती है और वॉल्यूम की कितनी होती है, यहाँ पर लीटर हमें हम ले रहे हैं। तो इसकी मैं यूनिट लिख सकता हूँ मोल पर लीटर। क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर। और जिसको हम मोलर के नाम से जानते हैं, तो मोलर भी आप लिख सकते हो। और जो मोलर है, इस मोलर को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यूनिट आ रही है मोल पर लीटर, जिसे हम मोलर लिखेंगे और मोलर को ही हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी। तो याद रखेंगे फॉर्मूले, मास किसके बराबर होता है? n अपॉन वी। और यूनिट सिंप्लीफाई बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो, मोल पर लीटर आ जाएगा जिसको हम मोलर बोलेंगे। ओके, तो ये है मोलरिटी। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट है, देखो मोलरिटी के अलग अलग जगह पे कुछ डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख सकते हो, सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हो। तो वो मैंने यहाँ पे लिखवा रखे हैं फॉर डाइल्यूशन प्रोसेस। यानी अगर डाइल्यूशन प्रोसेस अगर आ जाए, डाइल्यूशन का मतलब है कि वहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है। यानी सॉल्वेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा करते जाए, वाटर की उसमें अमाउंट ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, सॉल्यूट अगर बहुत ही कम है तो उसको हम डाइल्यूशन प्रोसेस बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि n1 किसके बराबर हो जाएगा भाई? n2 के बराबर हो जाएगा। और n1 अगर n2 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे हम जानते हैं m किसके बराबर होता है? n अपॉन वी। यानी m1 कितना आ जाएगा? n1 अपॉन v1। और m2 किसके बराबर आ जाएगा? n2 अपॉन v2। यही आएगा। तो यहाँ से अगर मैं n1 निकालूँ तो कितना आ जाएगा? m1 v1।
और N2 अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा M2V2। और अगर डाइल्यूशन प्रोसेस दे रखा है तो डाइल्यूशन प्रोसेस के लिए N1 और N2 क्या होते हैं, बराबर होंगे, यानी मैं लिख सकता हूं कि M1V1 बराबर आ जाएगा M2V2 के। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट इसे यूज करेंगे कि डाइल्यूशन प्रोसेस अगर दे रखा है तो सीधा सीधा आप M1V1 बराबर M2V2 फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि मोल्स दोनों सेम हो जाएंगे। ओके, अगला है, अगर आपको दिया जाए फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, तो जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं उनके लिए आपको सीधे सीधे फॉर्मूला क्या अप्लाई करना होगा भाई, M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। तो ये किसके लिए है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर दे रखी है तो सीधा आप इसे अप्लाई कीजिए। फॉर मिक्स्ड सॉल्यूशन, अगर कोई मिक्स्ड सॉल्यूशन दे रखा है तो मिक्स्ड सॉल्यूशन के लिए अगर हमें मोलरिटी निकालनी है तो मोलरिटी किसके लिए है, फॉर मिक्स्ड सॉल्यूशन, मिक्सचर के लिए अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2, जितने भी वहां पर सॉल्यूशन दे रखे हैं उन सभी के लिए आप सीधे सीधे लिख सकते हो अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी V1 प्लस V2 प्लस आप जितने भी वहां पे सॉल्यूशन होंगे उनका इजिली ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, कभी कभी इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे अटक जाते हैं, तो डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला याद है तुरंत आप उसे कर जाओगे। ठीक है, तो डाइल्यूशन के लिए क्या है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए क्या है, M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2 हो जाएगा। और अगर मिक्स्ड सॉल्यूशन दे रखा है तो उसके लिए कितना हो जाएगा, M मिक्स्ड सॉल्यूशन के M1V1 प्लस M2V2 प्लस जितने भी वहां पे सॉल्यूशन ऐड हो रखे हैं, जितने भी मिक्सचर हैं उन सभी के लिए आप लिख सकते हो अपन टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये यूनिट्स बीच बीच में यूज हो जाती हैं तो उसी लिए आपको याद भी होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा मिली सेंटी डेसी, याद होंगे ये आपको, मिली सेंटी डेसी, तो उसी के ऊपर है, डेसी मोलर आ जाए कहीं, सेंटी मोलर आ जाए या मिली मोलर आ जाए या सेमी मोलर आ जाए या डेका मोलर आ जाए। तो इसको अगर आपको मोलर में कन्वर्ट करना है तो यूनिट कन्वर्जन आपको बहुत सिंपल तरीके से याद होना चाहिए। तो कैसे है भाई, अगर मैं देखो पहले मिली मोलर का देखा हूं, मिली मोलर में कितने मोलर होंगे भाई, मिली मोलर का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, तो मिली मोलर में कितने हो जाएंगे, 10 टू द पावर -3 मोलर आ जाएगा, जिसे आप लिख सकते हो 0.001। अगर मैं सेंटी मोलर की बात करूं तो सेंटी मोलर का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -2 मोलर हो जाएगा। और अगर मैं डेसी मोलर की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -1 मोलर हो जाएगा। या आप इस तरीके से भी याद रखो कि ये 0.1 आ जाएगा, ये 0.01 आ जाएगा और 0.01 आ जाएगा। ठीक है, 0.001 आ जाएगा। अगर मैं सेमी मोलर, सेमी का मतलब है, सेमी के नाम से क्लियर हो रहा है आधा है, सेमी मोलर का मतलब आधा, तो आधा का मतलब हाफ, हाफ यानी 1/2 मोलर लिखोगे और 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 0.5 मोलर के बराबर हो जाएगा सेमी मोलर। और डेका मोलर अगर आ जाए तो डेका का मतलब कितना होता है, 10 मोलर के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो मिली सेंटी डेसी आप इसे सीधे सीधे याद रख सकते हो, तो 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -1। और सेमी अगर कहीं आ रहा है तो सेमी का मतलब हाफ होता है, 0.5 मोलर आ जाएगा और डेका 10 मोलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना आप लोग। आगे करते हैं, एक क्वेश्चन है छोटा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, विल द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस पे मोलरिटी बी सेम कॉमन लेस और मोर देन मोलरिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या पूछा है, दो टेम्परेचर दे रखे हैं, एक 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और एक 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि इस 50 डिग्री सेल्सियस वाले जो मोलरिटी होगी वो 25 वाले मोलरिटी के बराबर होगी या कम होगी या ज़्यादा होगी, ये हमें बताना है। तो देखो, हम जानते हैं मोलरिटी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, N अपॉन V के बराबर होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही फॉर्मूला होता है। अब अगर यहाँ टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर की ही बात हो रही है भाई, टेम्परेचर ही बदला जा रहा है। तो मैं ये चेक कर सकता हूँ कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे हीट करोगे पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे मतलब वॉल्यूम उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो उसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। तो जिसका ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसकी मोलरिटी क्या होती है, कम होती है। तो हम लिख सकते हैं कि मोलरिटी ऑफ 50 मोलरिटी एट 50 डिग्री सेल्सियस लेस देन
मोलरिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 50 वाले टेम्परेचर पे जो मोलरिटी होगी वो 25 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर वाली मोलरिटी से कम होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, मोलरिटी कम हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। अगला है हमारा What happens to the molarity of solution if solution is heated? सेम वही क्वेश्चन है। अगर सॉल्यूशन को हीट कर दिया जाए, हीट करने का मतलब है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है उसकी जो मोलरिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो हीट करने पे मोलरिटी कम हो जानी चाहिए। आगे देखते हैं मोलरिटी। क्या है? मोलरिटी। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थी। अभी हमने मोलरिटी को पढ़ा है और ये है मोलरिटी। लिटी आ गया यहाँ पे। मोलरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे, और मोलरिटी को तो कैपिटल एम से करते थे, और मोलरिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर डेफिनेशन देखी जाए तो देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो किसमें है? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, या 1 किलोग्राम को अगर आप ग्राम में लिखोगे तो कितना लिख सकते हो? 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। क्या कह रहा है देखो, ये 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसको बताती है मोलरिटी। समझ रहे हो? मोलरिटी में और मोलरिटी में फर्क इतना है कि मोलरिटी में तो हमने देखा था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स कितने प्रेजेंट हैं, और मोलरिटी में हम क्या देख रहे हैं? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, ध्यान देना यहां सॉल्यूशन नहीं है, यहां सॉल्वेंट है, तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं उसको मोलरिटी बताती है। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर मैं लिख लूं यहां पे, तो इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल एम यानी मोलरिटी बराबर आना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे क्या आएगा भाई? वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे सॉल्वेंट का वेट आ जाना चाहिए। तो ये आएगा फॉर्मूला, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो कि m इज इक्वल टू n अपॉन वेट, यानी W से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये किसके हैं? सॉल्यूट के, और ये किसका वेट है? सॉल्वेंट का है। और ध्यान रखना है वेट किस में होना चाहिए भाई? ये किलोग्राम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। तो यहाँ पे भी वेट किलोग्राम में होना चाहिए, यहाँ पे भी वेट किस में होना चाहिए? किलोग्राम में ही होना चाहिए। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया है। इसकी मदद से आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो। अगर इसकी यूनिट निकाली जाए तो यूनिट क्या आ जाएगी? मोल पर किलोग्राम। क्या आएगी? मोल पर किलोग्राम। तो मोल पर केजी इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, कुछ एरर हो रही है इसमें, तो मोल पर केजी इसमें आ जाएगा यूनिट। और इसी को आप, एक दूसरी यूनिट होती है इसकी मोलल। कितनी यूनिट होती है? मोलल, और मोलल को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करता है। तो मोलरिटी की कितनी थी? मोलर थी, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया था, और मोलरिटी की कितनी है? मोलल, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना। ये देखो कंसंट्रेशन टर्म में एक ऐसा फॉर्मूला है जहां पे हमने नीचे किससे डिवाइड किया है? यहाँ सॉल्वेंट आ गया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। बाकी सभी कंसंट्रेशन टर्म में नीचे सॉल्यूशन का ही आ रहा था, या मास आए या वॉल्यूम आए, जो भी आए वो सॉल्यूशन का था। ये एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जहाँ पे सॉल्वेंट का नीचे हमने वेट लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मोलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, बिकॉज द मास डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो मास टेम्परेचर के साथ में नहीं बदलता है, इसीलिए मोलरिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, सो इट इज द मोस्ट कॉमन एंड कन्वीनियंट मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे अच्छा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो टर्म है वो कौन सी होती है? मोलरिटी ही होती है। कौन सी होती है? मोलरिटी, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे। आगे क्वेश्चन है, डज मोलरिटी चेंज विद टेम्परेचर एंड व्हाई? तो अभी अभी लिखवाया है मोलरिटी टेम्परेचर पे चेंज नहीं करती है, तो आंसर क्या आ जाएगा? नो। तो मोलरिटी टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? बिकॉज द मास डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। इसका जानते हो ना फॉर्मूला,
m इज इक्वल टू n अपॉन w होता है, w यानी वेट होता है। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर को बढ़ाने पे वॉल्यूम ही तो बढ़ता था, तो मोलरिटी में तो वॉल्यूम आता था इसलिए वो चेंज हो रहा था, लेकिन मोलरिटी के अंदर वॉल्यूम की जगह यहाँ पे क्या आ गया, वेट आ गया, वेट यानी मास आ गया, और इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं टेम्परेचर को बदलने से, इसीलिए ये चेंज नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा नॉर्मेलिटी। क्या है? नॉर्मेलिटी। तो मोलरिटी पढ़ लिया है, मोलरिटी पढ़ लिया है, और नॉर्मेलिटी को हम देख रहे हैं। तो नॉर्मेलिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे भी ऊपर हम सॉल्यूट ही लिखेंगे। प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है? ए नॉर्मल सॉल्यूशन कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ए डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन इज n/10 और 0.1 n सॉल्यूशन। आप लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले को हम देखेंगे। तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये देखो यहाँ पर मोलरिटी और इसमें फर्क देखो क्या है। मोलरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर मोल्स थे सॉल्यूट के, यहां पर क्या आ गया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बस थोड़ा सा अंतर आया है, वहां पर तो हम देखते थे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं, और यहां पर क्या देख रहे हैं? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के। तो यहां पर इक्विवेलेंट देख रहे हैं, इक्विवेलेंट्स देख रहे हैं, और वहां पर हम क्या देखते थे भाई? मोल्स के बारे में देखते थे। ठीक है? और नीचे वॉल्यूम हमेशा लीटर में ही होना चाहिए, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो ये इक्विवेलेंट्स क्या होता है, इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकालेंगे? तो इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? देखो मोल्स तो हम कैसे निकालते थे, अगर मोल्स आपको निकालना है तो मोल्स का मतलब होता था गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता था गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को स्मॉल m से लिखो या फिर आप w से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसे। तो n किसके बराबर था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहां पर क्या आता है? यहां पर आता है गिवन मास अपॉन मोलर मास की जगह आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर है? मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी मास है सॉल्यूट का वो, अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू में वॉल्यूम। अगर आपने ml में लिख लिया है तो ml को अगर आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो उसको आप 1000 से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है? तो ये फॉर्मूला कब आएगा? जब ये मिलीलीटर में लिखा हुआ होगा। तो मिलीलीटर में अगर होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर की ओर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर से आ गया कि ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? कौन सा वेट? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो देखो इक्विवेलेंट वेट का मतलब देखेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट अगर मैं निकालूं तो इसको आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है या मोलर मास होता है, जो भी मोलर मास होता है, उस मोलर मास को आप वैलेंस फैक्टर से डिवाइड कर दोगे। किससे? वैलेंस फैक्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर आप इसे बोल सकते हो। तो वैलेंस फैक्टर से आप इसे डिवाइड कर दोगे किसको? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास को। तो किसके बराबर आ जाएगा? वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर आ जाएगा। अब फिर से आप क्या बोलोगे कि जी वैलेंस फैक्टर क्या होता है? वैलेंस फैक्टर हमें थोड़ा सा आइडिया बता दीजिए कैसे निकालेंगे। तो वैलेंस फैक्टर आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि जैसे एसिड्स दे रखे हैं, तो कोई एसिड अगर दे रखा है तो एसिड के लिए वो जितने H+ आयन को लिबरेट कर सकता है वही उसकी वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर आप उसे बोल सकते हो। जैसे कि एसिड यानी HCl दिया है, तो HCl के लिए यहाँ पे जो वैलेंस फैक्टर होगा या एन फैक्टर होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एक H+ आयन को दे सकता है। जैसे H2SO4 ले लिया मैंने, तो H2SO4 में H+ आयन कितने जा सकते हैं? 2। तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर बेस दे रखा है, बेस यानी सपोज मैंने ले लिया NaOH, तो NaOH में से कितने OH माइनस? तो बेस के लिए आप OH माइनस को देखोगे, तो OH माइनस कितनी यहाँ से लिबरेट कर सकता है? 1। तो एन फैक्टर इसके लिए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, BaOH का होल ट्वाइस ले लिया, तो इसके लिए अगर मुझे एन फैक्टर निकालना है तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? इसके लिए 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एन फैक्टर या वैलेंस फैक्टर को आप इजीली निकालोगे, उसे पुट करके हम नॉर्मेलिटी को निकाल सकते हैं। अगर इसकी हमें यूनिट निकालनी है कि इसकी यूनिट बता दो क्या हो जाएगी, तो इसकी क्या आ जाएगी? इक्विवेलेंट्स अपॉन लीटर। तो इक्विवेलेंट अपॉन लीटर इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है? और इसे आप जो है एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो।
ओके, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो जैसे मोलरिटी की कितनी थी, मोलर थी, और मोलरिटी की कितनी थी, मोलल थी। इसी तरीके से नॉर्मलिटी की अगर आपको निकालनी है तो उसे आप n से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और नॉर्मल आप उसे इजीली लिख सकते हो, ठीक है, n से रिप्रेजेंट करके। तो ये हमारा नॉर्मलिटी होता है। आगे देखते हैं इसके ऊपर, इन सभी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे जो जितने भी अब तक क्वेश्चन आए हैं उनमें से जो मोस्ट रिपीटेबल जो क्वेश्चन है, रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन है, उन्हें मैं यहाँ पे डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, इस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, मतलब ग्लूकोज क्या हो गया, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया, इज लेबल्ड एज 10% वेट बाई वेट, तो 10% वेट बाई वेट इसका दिया है। व्हाट वुड बी मोलरिटी, मोलरिटी यानी स्मॉल m आपसे पूछा हुआ है, सॉल्यूशन का कितना होगा। तो सबसे पहले आप देखो 10% वेट बाई वेट का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है 10 ग्राम सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही मतलब हो गया। तो 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्लूकोज है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है सॉल्वेंट है। तो ग्लूकोज का मास कितना दे दिया है 10, तो वाटर का मास आप निकाल सकते हो या वाटर का वेट यहाँ पे निकाल सकते हो। तो वेट ऑफ वाटर, तो वाटर का कितना आ जाएगा भाई, 100 में से आप 10 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 90 ग्राम निकल के आ जाएगा इसका। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए भाई, किलोग्राम में होना चाहिए। तो सॉल्यूट के मोल्स में कैसे निकालूंगा, देखो सॉल्यूट यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्लूकोज दे रखा है, क्या दे रखा है, ग्लूकोज दे रखा है। तो ग्लूकोज के मोल में निकाल रहा हूँ, ग्लूकोज के मोल, मोल किसके बराबर होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ग्लूकोज का गिवन मास कितना है भाई 10, तो ग्लूकोज का मास कितना हो गया 10 अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास। आपको निकालना आता होगा ग्लूकोज का मोलर मास, नहीं भी आता है तो मैं एक बार बता देता हूँ। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। मोलर मास कैसे निकालेंगे, एक कार्बन का कितना होता है भाई 12, कितने दे रखे हैं 6, तो इंटू 6 करेंगे, प्लस एक हाइड्रोजन का एक होता है, इंटू क्या कर दोगे आप यहाँ पे 12 कर दोगे, प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 72, प्लस ये कितना हो रहा है 12, प्लस ये कितना हो रहा है 96 हो रहा है। तो ये अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 2 2 4 6 0 आएगा, और 11 और 7 18 यानी 180 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐड करके सीधा सीधा आप निकाल सकते हो 180 आ जाएगा। तो ये तो याद भी होना चाहिए, याद भी रख सकते हो आप इसे, और नहीं पता है तो आप स्टेप बाय स्टेप निकालना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ग्लूकोज का वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180 है, 180 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, अपॉन में क्या करना है, सॉल्यूट का वेट है तो सॉल्यूट का वेट सॉल्वेंट का वेट है तो सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे वाटर, वाटर का कितना दे रखा है 90, और ये 90 ग्राम में दे रखा है। ग्राम को अगर आप किलोग्राम में चेंज करोगे तो ऊपर की ओर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो इजीली हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो सॉल्व कर सकते हो आप इसे, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 100/18 × 9। तो इसे जो भी सॉल्व करके जो भी आंसर आ रहा है वही इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आंसर की यूनिट क्या मिल जाएगी, मोलर मिल जाएगी। तो कुछ नहीं करना, सिंपलीफाई जो क्वेश्चन में दिया है बस उसे स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को देखो और फॉर्मूला में वैल्यू हम इजीली पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो NaOH क्या हो गया भाई यहाँ पे सॉल्यूट। तो सबसे पहले सॉल्यूट को पहचानो और सॉल्यूशन को देखो क्या है, सॉल्वेंट को देखो क्या है। और देखो 500 ml सॉल्यूशन दे रखा है तो ये सॉल्यूशन का दे रखा है, किसका दे रखा है, सॉल्यूशन का दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या, यहाँ मोलरिटी पूछी है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूट के मोल्स निकालते हैं। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? NaOH। तो NaOH के मोल किसके बराबर आएंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। NaOH का मोलर मास निकाल सकते हो। तो NaOH का मोलर मास अगर हम निकालें तो सोडियम है, सोडियम का कितना होता है भाई? 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 40 मिल जाएगा। तो डिवाइड किससे कर दोगे? 40 से कर दोगे। अच्छा, वॉल्यूम कितना है इसका? 450 है, ml है। ml को किस में कन्वर्ट करेंगे भाई? लीटर में। तो कितना हो जाएगा ये? 1000 से आप ऊपर की ओर मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करते ही आपका सीधा सीधा यहीं से आंसर निकल के आ जाएगा। सीधा सीधा आंसर आपका यहाँ से आएगा। तो यार 50/4 इंटू 45 सॉल्व करोगे, यहीं से आपका आंसर है। और यूनिट क्या मिलेगी? मोलर। ओके, तो बहुत सिंप्लीफाई, बहुत ही इजीली आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड दे रखा है। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3COOH। कैसे पता करेंगे? तो इथेन है, इथेन का मतलब क्या होता है? 2 कार्बन होंगे, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। ओइक एसिड का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला C++OOH जो होता है, तो ओइक एसिड यहाँ से पता चल गया। अच्छा, तो इथेनोइक एसिड ये हमें जो दिया है ये क्या हो गया? हमारा सॉल्यूट हो गया। सबसे पहले मैंने लिख लिया ये सॉल्यूट है। अच्छा, कितने अच्छा कहाँ पे प्रेजेंट है? बेंजीन दे रखा है, तो इन प्रेजेंट इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन जो दे रखा है वो क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। क्या है? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बन गया होगा। और यहाँ पे मोलैलिटी आपसे पूछी हुई है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। और किस में होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। तो सॉल्यूट के मोल्स हम निकाल सकते हैं। सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का मास कितना दे रखा है? 2.5। तो कितना लिख दिया आपने? 2.5 अपॉन इसका मोलर मास आपको निकालना होगा। तो मोलर मास निकाल लेते हैं। कार्बन का कितना होता है भाई? 12 होता है। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का एक का कितना होता है? 3। एक का कितना होता है? 1। यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितने? 4। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया? चारों का 4 हो गया। अच्छा, कार्बन कितने दे रखे हैं? 2 हैं, तो इंटू 2 कर दोगे यहाँ पे। तो इंटू 2 कर दोगे यहाँ पे आप। ओके, और क्या दे रखा है भाई? 2 कार्बन का हो गया, चारों हाइड्रोजन का हो गया, 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 का अगर डबल करोगे तो कितना मिल जाएगा? 32 मिल जाएगा। इन्हें अगर आप ऐड करोगे तो ये आ रहा है 24 और 4 28 प्लस 32। दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना आ रहा है पता है? 60 आ गया। तो 60 इसका मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है। तो 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो आ गए मोल्स किसके? सॉल्यूट के। डिवाइड किससे करना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है हमारे पास में? बेंजीन। और बेंजीन का वेट कितना है? 75 ग्राम। तो 75 से डिवाइड करोगे और ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोग्राम में। तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है 0.556 मोलर इसका निकल के आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो जो दिया है बस उसे देखते जाओ सीधे सीधे। सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्यूशन कौन सा है, क्या क्या दिया है, फॉर्मूला क्या है, क्या पूछा है, पुट करते जाओ वैल्यू। बहुत सिंपल तरीके से आंसर निकल के आ जाएंगे। ओके, आगे देखो और क्वेश्चन एक दो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है एकदम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 40% वेट बाई वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन। तो कितना दे रखा है? 40% वेट बाई वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन दिया है। इसका मतलब समझते हो? 40% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है? तो सबसे पहले इसी को लिख रहा हूँ। 40% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है? इसका मतलब है 40 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन नीचे क्या आ रहा है? V का मतलब है प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो 40 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हो गया। तो सॉल्यूट क्या है यहाँ? NaOH है। सॉल्यूट क्या है? NaOH है। तो ये सॉल्यूट है। तो NaOH का जो सॉल्यूशन दे रखा है उसमें NaOH सॉल्यूट होगा। अब सॉल्यूट कितना दे रखा है आपको? 40 ग्राम दे रखा है। NaOH का आपको मास दे दिया है। और सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम मान लिया है हमने? 100 ml मान लिया है। ठीक है, मोलैरिटी पूछी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला जानते हैं, कैपिटल M किसके बराबर होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है।
अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो सॉल्यूट के मोल्स हम निकालते हैं। सॉलिड क्या दे रखा है NaOH, तो गिवन मास अपन मोलर मास, इसका मास कितना है 40 अपन इसका मोलर मास अभी अभी हमने निकाला था NaOH का कितना होता है 40 ही होता है। ओके, तो ये तो आ गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब वॉल्यूम देखो सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो 100 ml को किस में कन्वर्ट करोगे लीटर में, तो ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पे भाई 1000 आ जाएगा, तो 40 से 40 कैंसिल, 0 0 से 0 0 कैंसिल, यानी यहाँ पे जो मोलरिटी आ रही है कितनी आ रही है 10 मोलर के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 मोलर। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे आप सॉल्व कर जाओगे इजीली। तो जो 40% वेट बाय वॉल्यूम है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। क्या है देखो, कैलकुलेट द मोलैलिटी। अब क्या पूछा है आपको, मोलैलिटी पूछी है, तो कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 40% वेट बाय वेट। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था 40% वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ पे क्या है वेट बाय वेट दे रखा है, वो वेट बाय वॉल्यूम था और NaOH सॉल्यूशन ही दे रखा है, वहाँ मोलैलिटी पूछी थी, यहाँ मोलैलिटी पूछी है। तो सबसे पहले 40% वेट बाय वेट का मतलब देखो क्या है, तो इसका मतलब क्या है 40 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, और सॉल्यूट क्या है यहाँ पे भाई NaOH, ये सॉल्यूट है, यही है सॉल्यूट। अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है तो मोलैलिटी का फॉर्मूला ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोलैलिटी का होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है इन किलोग्राम। ये सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूट का है और ये सॉल्वेंट का है। तो पहले मैं सॉल्यूट के मोल्स निकाल लेता हूँ। तो सॉल्यूट का मास कितना है 40 अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास कितना है NaOH का अभी अभी हमने निकाला था 40, तो ये तो एज इट इज आ गया। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो सॉल्वेंट का वेट गलती से आप 100 मत पुट कर देना, ज्यादातर बच्चे इसी की गलती कर देते हैं। तो देखो सॉल्यूट कितना है 40 है और सॉल्यूशन कितना है 100 है, तो आप यहां से निकाल पाओगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है कितना मिल जाएगा 100 माइनस 40 यानी 60 ग्राम निकल के आएगा। कितना आएगा 60, यही बच्चे गलतियां करते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ 100 लिख देते हैं। आएगा कितना सॉल्यूट का आएगा, सॉरी सॉल्वेंट का आएगा, तो सॉल्वेंट का कितना है 60 है, और ग्राम को किस में कन्वर्ट करोगे किलोग्राम में, तो ऊपर 1000 आ गया। सॉल्व करो, ये पूरा कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ रहा है 100/6, 100/6 मतलब 50/3 मोलल आंसर इसका आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, आना चाहिए आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ओके, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो कुछ रिलेशंस होते हैं, रिलेशन आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो कभी कभी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत रेयर कंडीशन में आएगा, लेकिन कभी कभी आए तो फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट आप कर पाओगे। देखो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, तो इनमें रिलेशन क्या होता है 1/m इज इक्वल टू D/M, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 आ रहा है। ठीक है, तो इसे अब देखो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखो इसे ये पता होना चाहिए यहाँ पर है क्या क्या, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो स्मॉल m की मतलब क्या है यहाँ पे भाई मोलैलिटी है, ये है मोलैलिटी। कैपिटल M का क्या मतलब होता है मोलैरिटी है, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब मोलर मास है सॉल्यूट का, और कैसे डिवाइड कर रखा है 1000 से। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में होता है। एक दूसरा रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी, तो मोलैरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, तो ये तो कम से कम आप याद रखना ही रखना, और बहुत सिंपल है रिलेशन। नॉर्मलिटी अगर आपको निकालनी है तो नॉर्मलिटी किसके बराबर होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, तो जो भी वैलेंसी फैक्टर आ रहा है या जो भी एन फैक्टर आ रहा है उसे अगर आपको मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दिया सीधा सीधा नॉर्मलिटी आ गया। ज़्यादातर आप ऐसे किया करो, जिस क्वेश्चन में नॉर्मलिटी पूछा जाए ना तो मोलैरिटी निकालना आपको बहुत सिंपल तरीके से आता है, तो मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो वैलेंस फैक्टर से कर दो लास्ट में, वही आपका आंसर नॉर्मलिटी का निकल के आ जाता है। तो ये रिलेशन हमारा किसका हो गया नॉर्मलिटी और मोलैरिटी। आप इसे इजीली प्रूफ कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला आप दोनों के जानते हो, प्रूफ कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ कर जाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में भी एक रिलेशन होता है, और इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं।
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू, ये मोललिटी है, क्या है ये मोललिटी है, और इधर कैपिटल एम बी और ये 1000 है। इसका देखो मतलब क्या क्या है वो आप देख लीजिए। ए का मतलब सॉल्यूट के लिए लिखाया गया है और ये सॉल्वेंट के लिए लिखाया गया है और ये सॉल्वेंट के लिए है। तो एक्स ए का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और इसका क्या मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और इसका मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये इनके मतलब है। ओके, प्रूफ किस तरीके से करोगे इसे जरूर बता देता हूं। वैसे मैं इसका एक्स से हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के हम कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल यानी Na प्लस Nb कर दोगे। ऐसे ही XP आप निकाल सकते हो, XP किसके बराबर आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर आ जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल यानी Na प्लस Nb कर दोगे। दोनों जो आ रहे हैं इनको डिवाइड लगा दीजिए। अगर डिवाइड करोगे तो देखो Na प्लस Nb से क्या कट जाएगा, Na प्लस Nb, तो देखो मिलेगा क्या, XA अपॉन XB, XA अपॉन XB ये कैंसिल हो जाएंगे, बराबर मिलेगा Na अपॉन Nb, यही मिलेगा आपको। अब मोल्स किसके बराबर होते हैं भाई, गिवन मास अपन मोलर मास, या गिवन वेट अपॉन मोलर वेट आप लिख सकते हो। तो Na की जगह मैं क्या लिखूंगा, WA अपॉन Ma, तो ये तो आ गया Na की जगह, और Nb की जगह क्या लिखूंगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास या गिवन वेट किसके बराबर है, WB अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, ऊपर की तरफ पद चला जाएगा या Mb आ जाएगा, ये आया हमारा। तो XA अपॉन XB हमारा निकल के आया है। अब यहाँ पे हमें रिलेशन किसके बीच में चाहिए, मोललिटी, यानी मोल फ्रैक्शन तो है, हमें यहाँ पे मोललिटी बनाना है। अब मोललिटी को ध्यान से देखो, मोललिटी किसके बराबर होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट का होता था, ये सॉल्वेंट का होता था। इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो WA अपॉन MA इंटू में WB, और ये WB किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए, या ग्राम में अगर है तो आप दोनों ओर ऊपर की तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000, इधर भी 1000 से कर दो और इधर भी किससे कर दो, 1000 से कर दीजिए। तो देखो ये वाला चीज़ देखो, WA अपॉन MA इंटू WB और 1000, ये पूरा मिला के किसके बराबर आ रहा है, M के बराबर आ रहा है, यानी XA अपॉन XB बराबर आ रहा है, ये पूरा M चला गया यानी स्मॉल m, इंटू में यहाँ पर क्या आ रहा है MB, और इस 1000 को इधर ले जाओ, तो यही हमारा रिलेशन है। XA अपॉन XB किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल m इंटू कैपिटल MB अपॉन 1000। तो इस तरीके से प्रूफ कर दिया। बस XA और XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला लगाओ, दोनों को डिवाइड कर दो और मोलरिटी बनाने की कोशिश करो, वहीं से सीधा सीधा आप इस रिलेशन तक पहुंच जाओगे। ओके, आगे करते हैं। नेक्स्ट है, कुछ टर्म्स हैं वो आप याद रख लेना, ठीक है। क्या क्या होता है, मास परसेंटेज इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जो मास परसेंटेज होता है उसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। मोल फ्रैक्शन यूनिट जो मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, says vapor pressure with the concentration of solution, and quite useful in describing the कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैस मिक्सचर। तो यहाँ पर हम जो है मोल फ्रैक्शन को यूज करते हैं। अगला है ए 35.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल देखो क्या होता है, ये होता है CH2OH, इसे हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। एंड एंटीफ्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना आप। एंटीफ्रीज इज यूज्ड इन कार फॉर कूलिंग इंजन, ठीक है। तो ये जो है कार के इंजन को कूलिंग करने के लिए यूज किया जाता है, फॉर कूलिंग इंजन। इट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू -17.6 डिग्री सेल्सियस, तो इतने तक ये जो है उसको कूल कर देता है। तो ये हमारा है एंटीफ्रीज है। एंटीफ्रीज का मतलब है जैसे जैसे ऐसे जगह पे अगर आप किसी बाइक को लेके जा रहे हो या गाड़ी को लेके जा रहे हो जहाँ पर माइनस में जो है टेम्परेचर है,
तो वहाँ पर देखो जो पेट्रोल होती है वो भी क्या हो जानी चाहिए, वे फ्रिज हो जानी चाहिए। तो पेट्रोल फ्रिज ना हो, जमे ना, इसीलिए हम उसमें एंटी फ्रिज डालते हैं। एंटी फ्रिज यानी इथाइलिन ग्लाइकोल हम उसके अंदर डाल देते हैं, और इथाइलिन ग्लाइकोल डालने से डीजल के अंदर या पेट्रोल के अंदर जैसे ही हम इसे डाल देते हैं तो उससे वो जो है जमती नहीं है, इसीलिए गाड़ी है या कार है वो इजीली जो है चली जाती है। ओके, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है वहाँ पर। आगे चलते हैं। नोट है मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो मोलरिटी ही टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही थी, मास परसेंटेज भी डिपेंड नहीं करेगा, पार्ट्स पर मिलियन भी डिपेंड नहीं करेगा, मोल फ्रैक्शन भी डिपेंड नहीं करेगा, मोलरिटी भी डिपेंड नहीं करेगा। यानी मोलरिटी डिपेंड कर रही थी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बदल रहा था, या परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जो जहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है वो डिपेंड करेंगे, बाकी के कोई डिपेंड नहीं करता है। ओनली मोलरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर, तो मोलरिटी टेम्परेचर के साथ में चेंज हो रही थी। ठीक है, तो याद रख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, अभी पढ़ा है, बिल्कुल तुरंत पढ़ा है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। इसका आंसर फटाफट से कमेंट में आप जो बता देंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो आंसर आप बता दीजिए। और इससे अगला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है कि इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। जैसे ये कोई क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको सब चीज़ पूछी हुई है, परसेंटेज वेट बाय वेट भी आपसे पूछ लिया है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी पूछ लिया है, मोलरिटी भी पूछ ली है, मोलरिटी भी पूछ ली है, मोल फ्रैक्शन भी पूछा है, पीपीएम क्या है, पीपीवी कितना है, पीपीटी कितना है, तो सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में आ जाएंगी और सब चीज़ आप निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हुए हैं, है ना। तो वन बाई वन सारी चीज़ों को आप लिखो कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डेंसिटी यहाँ पे आपको दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml सॉल्यूशन की, तो डेंसिटी से हम बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूशन की। तो वो आप पूरी चीज़ें लिखो और जो जो पूछा है वन बाय वन उसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसे सॉल्व करें, अच्छा क्वेश्चन है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं, पूरी जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स थी वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। इससे आगे अगला जो लेक्चर है बहुत ही जल्दी जो है हम लेके आने वाले हैं। ठीक है, और कंप्लीट सीट्स, टीपीपी नोट्स, स्टडी मटेरियल, फ्री मॉक टेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें आपको द डायमंड एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, तो एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल जरूर कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।